नमस्कार, मैं रंतोष एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज CHSL का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 आप लोगों के बीच लेकर आए। ठीक है, चलिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कारण एक आध दिन जो आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है बीच में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथ का, CHSL सेट प्रैक्टिस नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2468 इज डिवाइडेड बाय 37। जब 2468 को आपका जाकर 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए सिंपल सा बात है, आपको भाग देना है। ये भाग करने के लिए आपको कह रहा है 2468 है, अगर आप इसे 37 से भाग करते हो, 37 छक 222, 6 में 4 चला गया, सॉरी 6 में 2 गया, आपका ये 4 है, 4 में 2 गया 2 और फिर आपका ये 8 है। फिर आपका ये 37 छक 222 है, 8 में 2 गया 6 और 4 में 2 गया 2, 26। यानी ये जो आपका शेषफल होगा ये कितना होगा आपका 26 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन से ए किसी काम का 75% हिस्सा को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है किसी काम के 75% यानी 3/4, 75% का मतलब 3/4 काम को 9 दिन में अगर कर रहा है, 9 दिन में करता है तो 3 तिया आपका 9, यानी ए पूरा काम को 12 दिन में करेगा। अगर ए आपका पूरा काम को 12 दिन में कर रहा है, फिर कहता बी 8 दिनों में उस काम का आधा काम को करता है। अब देखिए बी जो है आधा काम को 8 दिन में करता है, इसका मतलब बी है जो कि पूरा काम को आपका 16 दिन में करेगा। अगर बी आधा काम को 8 दिन में कर रहा है यानी कि पूरा काम आपका 16 दिन में करेगा, कहता यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। देखिए यदि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 16 दिन में कर सकता है तो बात को समझिए कि दिए गए दिनों की संख्या का जो लॉसा होता है एलसीएम, वो आपका टोटल काम होता है। तो 12 और 16 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा 48, यानी आपका टोटल वर्क जो है वो आपका 48 है। भाग करोगे 48 को 12 से 4 आएगा, 48 को 16 से 3 आएगा, यानी ए का क्षमता आपका 4 और बी का क्षमता आपका 3 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है उस काम का आधा काम को दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। देखिए भाई जब भी मिलके काम को करेगा ना, जब मिलता है तो क्षमता मिलेगा। ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3 है, मिल रहा है तो मिलकर के आपका क्षमता 7 है। टोटल में काम आपका 48 है, लेकिन 48 काम आपको नहीं करना है बल्कि उस काम के आधे काम को करना है, यानी आपको 24 काम को करना है। यदि 24 काम को करना है 7 क्षमता के साथ तो 24/7 दिन का समय लगेगा ए और बी को मिलकर 24/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता एक घनाभ के 4 दीवालों का क्षेत्रफल जो है 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात है। किसी घनाभ के चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू आपका 400 है। घनाभ के चारों दीवालों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही चीज होता है आपका 2 गुना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू आपका 400। ये आपका दिया हुआ है 400। अब देखिएगा 2 गुना लेंथ आपका दिया है 15, आपको ब्रेथ नहीं पता, चौड़ाई आपको नहीं पता, ऊंचाई है 8 इक्वल टू आपका 400। देखिए 2 और 8, 8 गुना 16 और 16 गुना 25 बराबर आपका 400, यानी 15 प्लस जो आपका बी है इक्वल टू अगर आपका ये 25 है, यानी कि आपका बी होगा चौड़ाई होगा वो 25 में आपका 15 चल गया, यानी चौड़ाई आपका जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। चौड़ाई जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20% की छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 2400 है। माना कि वस्तु का अगर अंकित मूल्य आपका m है और 20% की छूट के साथ 80% पे अगर बेच रहा है और 80% पे बेच करके इसका सेलिंग प्राइस आपका 2400 है, यानी 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 6 चौके 24, ये आपका 600 होगा। यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह आपका 3000। अब देखिए वस्तु का अगर अंकित मूल्य आपका 3000 है तो क्वेश्चन कर यदि छूट आपका 32.5% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए अंकित मूल्य आपका 3000 है
अंकित मूल्य आपका 3000 है, छूट अगर 32.5% का है, यदि छूट 32.5 का है यानी बेचेगा कितना में 67.5% पे। अगर 67.5 पे बेच रहा है, एक अंक के बाद मतलब ये 0 ये 00 से ये 00 कैंसिल, 6 18 और 2 2025 रुपया, यानी वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो 2025, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, सी में। चलिए क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए 24 120 22 का चौथा समानुपात कहता है, चतुर्थ समानुपाती वाला क्वेश्चन से। देखिएगा ये आपका 24 का जो अनुपात 120 के साथ है, 22 का जो निकालने के लिए आपका चौथा समानुपाती कहता है उसको हम x मान लिए। अब देखिए 24/120 इक्वल टू आपका 22 अगर x करेंगे, 24 से कम 24, 24 पंचे 120, x बराबर 22 पंचे 110, यानी चौथा समानुपात जो है वो आपका 100। जो निकालने के लिए बोलेगा चौथा समानुपात, उसको चौथे स्थान पे ही रखना, चौथे स्थान पे रखना है, ठीक है। चलो 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 7 से विभाजित। देखिए 8 और 74 के बीच जो है सभी संख्याओं का आपसे औसत निकालने के लिए कहता है, जो कि आपका 7 से विभाजित है। इसका मतलब हुआ पहला संख्या आपका 14 होगा, क्योंकि 8 और 74 के बीच है, 74 के बीच है, तो पहला संख्या तो आपका 14 ही होगा, फिर आपका 21, फिर आपका 28, और ऐसे करते हुए जाओगे 70 तक ही जाना है। क्यों 70 तक जाना है? क्योंकि 74 है, 74 है आखिरी संख्या, उसके पहले आपका 70 ही होगा, तो टोटल में नंबर आपको मिल जाएगा 9। इसलिए 9, क्योंकि 7 से स्टार्ट करते 70 तक तो 70 होता, 7 एक छूट गया, 7 एक आपका छूट गया है, इसलिए आपका नंबर कितना होगा 9। अब देखिए औसत निकालने के लिए कह रहा है, औसत का मतलब ही होता है सभी संख्याओं का योग बट या सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब देखिएगा सबसे पहले अगर इसका योग निकालिएगा, फॉर्मूला होता है n/2। आप एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से समांतर सरणी से आप इसका योग निकाल सकते हो। n/2 पहला पद और अंतिम पद अगर कहीं दिया रहे तो ये इस फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। n का मान आपका 9 है, 9/2, पहला पद आपका 14 है, अंतिम पद आपका ही 70। अब देखिएगा ये 9/2 है, जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 84 हो गया, 2 से काटोगे 42, आपका इसका योग जो है 9 गुना 42 होगा, 9/2 गुना 42, ऐसा कट गया है तो 9 गुना 42 बचेगा। अगर आपका योग 9 गुना 42 है और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि औसत निकालने के लिए, अगर हम औसत निकालेंगे, मैं वहां गुना नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि कटेगा, औसत निकालने के लिए बोल रहा है, तो योग आपका 9 गुना 42 से, आपका योग जो है 9 गुना 42 से, और टोटल में संख्या 9 है तो 9 से ही भाग करना है, यानी आपका औसत कितना हो जाएगा 42। इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा 42। चलिए पढ़ते हैं आगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपका अच्छा है। देखिए एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम आपका चावल था, उसने इसका 5% हिस्सा, देखिए एक हिस्सा 5% लाभ पर और शेष जो है वो आपका 11% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे टोटल में 7% का लाभ हुआ। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। पहला भाग को आपका 5% के लाभ पर बेच रहा है, जबकि दूसरा भाग को 11% के लाभ पर। घटा दोगे यहाँ पर 4 होगा, घटा दोगे यहाँ पर 2 होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आपका 2:1 का रेशियो है, 2 और 1 ही 3 मिल गया, और 3 का ही मान टोटल पे जो आपका चावल था वो आपका 1200 किलोग्राम था। अगर 3 का मान 1200 किलोग्राम है, डेट मीन्स 1 का मान आपका कितना होगा 400 किलोग्राम। अगर 1 का मान 400 किलोग्राम हो गया तो क्वेश्चन कहता है उसने कितना किलोग्राम चावल जो है 5% के लाभ पर बेचा, तो 5% का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 आया है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 800 किलोग्राम, यानी 800 किलोग्राम चावल जो है वो आपका 5% के लाभ पर बेचा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन कहता है ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह गति आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ऐसा क्वेश्चन अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है, देखा भी गया है इस तरह का प्रश्न। तो देखिएगा 1 घंटा में अगर हम लिखेंगे 1 घंटा में बस रुकती है, 1 घंटा में कितना मिनट के लिए बस रुकती है। देखिए बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसका, कितना रुकती है, देखिए कितना रुकती है, किससे रुकती है, कितना रुकती है, किससे रुकती है। अगर कितना बटा किससे करोगे तो घंटा में उत्तर आएगा, लेकिन मिनट में लाने के लिए आपको 60 से गुना करना है, क्योंकि आपको पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। देखिए पहले चाल आपका 60 था, बाद में 45 हो गया, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है ठहराव के कारण इसके चाल में कमी हुआ। कितना में हुआ, 15 का कमी कितना में हुआ है आपका 60 में हुआ है, और गुना अगर आप 60 करोगे
15 का कमी हुआ, पहले 60 था बाद में 45 हो गया, 15 का कमी है, कितना का कमी, 15 का, किससे, 60 से, गुना 60 करोगे, 60 कैंसिल कर दोगे, यानी 15 मिनट या बस जो है 15 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए ठीक है आपका। देखिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 वर्षों में एक ही दर से अर्जित किया जाता है वह क्रमशः 1000 और 1040 है। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज आपका 1000 दिया है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो है वह 1040 है। आप सभी को पता होगा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, यदि आपका अगर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है बाबा, अगर 2 साल का साधारण ब्याज अगर 1000 है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों का समान हो जाएगा यदि मूलधन दर वगैरह समान रहे तो 1 वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज होगा ना भाई, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वो आप 1000 को 2 से भाग कर दोगे तो 500। अच्छा आप ध्यान दोगे, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1000 था तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका 500 हो गया और टोटल में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1040 है। इसका मतलब हो गया दूसरे साल का जो ब्याज होगा ना, देखिए दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा, दूसरे साल का जो सीआई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, आपको पता होना चाहिए कि पहला साल के लिए साधारण ब्याज और पहला साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है आपस में। चक्रवृद्धि ब्याज का गणना जब भी करते हैं हम दूसरे वर्षों से करते हैं तो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1040 में पहला साल का ब्याज को घटा देंगे, यानी दूसरे साल का ब्याज मेरा 540 होगा। अब देखिएगा पहला साल का ब्याज मेरा 500 है, दूसरे साल का ब्याज मेरा 540 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है 500 से 540 हो गया, कितना बढ़ा 40, कितना में बढ़ता है 500 में, गुना मेरा 100, 100 पंचे 500, 5 अट्ठे 40, यानी जो आपका ये रेट परसेंट है वो आपका 8% होगा। मैं चाहता तो इसे तेजी से भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा धीरे धीरे समझा के एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाओ वही अच्छा है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न को। a माइनस बी का मान आपका 2 है, ए बी का मान अगर आपका 24 है। अच्छा देखिए 6 चौका 24, आप वहीं से कर सकते हो, 6 चौक 24, आज 6 में 4 चला गया 2, ए क्यूब यानी आपका 6 का क्यूब 216, बी क्यूब यानी 4 का क्यूब आपका 64, आप घटा दोगे तो यहाँ पर 6 में 4 चला गया 2 और 21 में 16 चला गया 15, 152, तो ये जो है आपका 152। इस तरह से आप पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट से भी अलजेब्रा का प्रश्न सब हल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा यहां आपका दिया एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है, आपका एक फ्रैक्शन है उसका 2 गुना, हाँ द सम ऑफ ट्वाइस अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का योग आपका 17/6। ये सब प्रश्न आप जो है ना ऑप्शन से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप फ्रैक्शन को x मान लिए, उसका दुगुना कर दिए और उसका रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे 1/x इक्वल टू आपका 17/6 हो। आप इसे सॉल्व करोगे तो x और इसके नीचे कुछ नहीं, आपका 1 है, लॉस लोगे x आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये आपका 17/6 हो गया। गुना कर दोगे 6 दूना 12, x स्क्वायर प्लस आपका 6 इक्वल टू आपका 17x हो गया। और देखिए 12x स्क्वायर प्लस 6 है, उधर जा प्लस 6 है ना, उसको बाद में लिखना है तब जाके सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। माइनस आप 17x को लिख दो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सब किसी को पता है पहला पद को तीसरा पद में गुना करके 2 भागों में बांटते हुए चिन्हों का ध्यान रखते हुए बीच वाले पदों में तोड़ना होता है संख्याओं को इस प्रकार 2 भागों में कि उन 2 भागों का गुणनफल पहला और तीसरे भाग के गुणनफल के बराबर हो जाए, और इसमें चिन्हों का भी ध्यान रखा जाता है। तो 12 छक 72 और 8 नम 72, देखिएगा ये आपका 12x स्क्वायर हो गया, 8 नम 72, 8 9 17, तो ये आपका 8x अगर करोगे आप माइनस 9x करोगे और प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों पे आपका 4x तो कॉमन हो ही सकता है, 4 तिया 12, 3x माइनस आपका 2 होगा, माइनस अगर 3 कॉमन लोगे तो 3 तिया और माइनस 2 बिल्कुल आपका हो गया। दोनों पे आपका 3x माइनस 2 है और एक बार 4x माइनस क्या है 3 है, ठीक है, इक्वल टू आपका 0। अब जाके देखोगे अगर आप यहां पर कर रहे हो, यदि आप लोगे कि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x इक्वल टू आपका 2 और x बराबर आपका 2/3। तो 2/3 आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हो तो x बराबर होगा 3/4 और 3/4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप इसको लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं है अगर ऑप्शन में आपका 2/3 रहता तो इसे भी लेके उत्तर आ सकता। अगर मेरा सॉल्व करके आया है उत्तर भी आपका आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखोगे 13, एक समांतर सरणी का तीसरा और सातवां पद क्रमशः -9 और 11 है। देखिए तीसरा पद का मतलब हो गया, देखिए तीसरा पद है, तीसरा पद आपका a + 2d और तीसरा पद इक्वल टू आपका -9 है, और फिर आपका और 15वां पद जो है, तीसरा पद और 15वां पद, अब देखिए ये आप सॉरी तीसरा पद और सातवां पद है, सातवां पद आपका कितना है 11 है, सातवां पद का मतलब 1 + 6d = आपका 11। आप इसे सॉल्व करोगे, अगर घटा दोगे तो ये कट गया, 6 में 4 चल 2 चला गया 4 -4d, ठीक है, -4d = आप 11 और 9 20, ये माइनस आपका 20, ये दोनों कट जाएगा, 4 एकम 4 4 पंचे 20 हो गया, और d = मेरा कितना आ गया 5। यानी सारवंतर अगर आपका 5 आ गया तो 15वां पद निकालने के लिए कहता, आप इसे अगर समीकरण फर्स्ट मान लोगे तो आपका a + 2d = अगर आपका 9 था, a + 2 × 5 = आपका -9 है, a = आपका -19। अगर पहला पद का मान -19 हो गया, 15वां पद निकालने के लिए कह रहा है कि एपी का प्रश्न है, आप a + 14d करोगे, a का मान -19 है, प्लस 14 गुना d का मान 5, 14 पंचे 70 -19 प्लस अगर 70 करोगे तो आपका रिजल्ट जो 51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखोगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है, जिनके शीर्ष दिया हुआ है। तो ये केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, अगर त्रिभुज का केंद्रक को x और y मान लिया जाए तो x = आपका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। अब देखिए x1 कहाँ, इसको आप x1 मानोगे, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 होगा, और ये आपका क्या y3 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, x1 के जगह में आपका 2 है, x2 के जगह में आपका -4 है, प्लस x3 के जगह में 5 है, और बाय आप 3 करोगे तो देखोगे 4 में 2 चला गया -2, यानी 3 बचेगा आपका, 3/3 करोगे = आपका 1। तो x का मान मेरा 1 आ गया। अगर आप y निकालोगे, y का भी सेम फॉर्मूला, y1 + y2 + y3/3। आप अगर सबको जोड़ोगे 2 + 0, देखिएगा y2 का मान पहला तो आपका 5 है ना, पहला आपका 5 है, देखिएगा ये आपका 5 है, और प्लस आपका 0 और प्लस 4/3, यानी 9/3 का मान 3, तो एक आपका 1 आ गया, फिर आपका 3 आ गया, 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी पे। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होगा x = x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3। ये चीज है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका देखिएगा ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। एक रेखा का जो ढलान है आपका वह -2/3 है, और बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः x -3 और 5 2 है x का मान। देखिए कोई रेखा का जो ढलान है, ढाल जो होता है आपका, स्लोप जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है हम लोग m बराबर, इसे फॉर्मूला लिखता हूं y2 - y1 x2 - x1। अब देखिए ढाल का मान आपका दिया -2/3, y2 का मान ये आपका y2 होगा, ठीक है, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है, और ये आपका x2 है। आप देखिएगा y2 का मान आपका 2 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान आपका x है, x2 का जो मान है वो आपका 5 है, माइनस x1 का मान मेरा x है, ठीक है। एक -3 था आपका, तो y2 - y1 के जगह पे आपका -3 है, तो ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, आपका -3 होना चाहिए, यहाँ पर -3 वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चलिए 5 दूना 2 -10, माइनस प्लस आपका 2x = 5 दिया, कितना हो गया 15। अब देखिए 2x उधर 10 चला गया तो आपका 25, और सो डेट x का जो मान होगा 25/2 का मतलब 12.5, यानी x का मान निकालने के लिए बोला था, ये आपका निकल गया 12.5। देखिएगा अगला क्वेश्चन से आपका 16 नंबर। त्रिभुज एबीसी की भुजा, मान लीजिए आपका त्रिभुज है एबीसी की भुजा, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी है। भुजा AB और AC पर क्वेश्चन कह रहा है D और E दो बिंदु इस प्रकार है कि DE जो है वो आपका समांतर है BC का। अगर DE BC के समांतर है और AD अनुपात DB, AD का मान 2 है, DB का मान आपका 3 है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और चतुर्भुज आपका ये निकालने के लिए कहता है, अगर ये वाला चतुर्भुज अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है, हाँ BDEC का क्षेत्रफल, तो पूरा 3 2 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, और 25 में ऊपर वाला आप ये 4 घटा दोगे तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका ए में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। cot 60 का मान आपका 1/√3 माइनस cos 45 का मान आपका 1/√2, लॉसो लोगे √6 होगा,
काट दोगे तो ये √2, √6 को √2 से भाग करोगे √3, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा √3। तो √2 माइनस √3/6, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर आपका बन चुका है। चलिए, बहुत हल्का सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कह रहा है, अगर त्रिभुज PQR में मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, एंगल Q पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। एंगल M जो है ये आपका 60 डिग्री है, ये 9/15, तो ये आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, PR का मान कहता निकालने के लिए, जबकि RQ का मान ये आपका 4√3 दिया। क्या हम साइन 30 डिग्री लेके चलेंगे? अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब। लंब आपका QR बटा ये आपका PR। थीटा के सामने के ही भुजा को लंब कहते हैं। साइन 30 का मान 1/2, QR का मान 4√3 है, और बटे PR का मान मुझे नहीं पता, वही निकालना है। तो क्या PR का मान 4 दूना 8√3 नहीं हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी पे है। चलिए ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए tan थीटा बराबर 9/40, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, यानी हाइपोटेनस का मान आपका 41 निकल जाएगा। ये तो ट्रिपलेट में भी होता है 9, 40, 41। तो क्वेश्चन का था सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस 41 बाय बेस आपका 40, तो 41/40 ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किस टैक्सी कंपनी में ए से अधिक और डी से कम टैक्सियां हैं। देखिए ए का मान आपका 25 है। देखिएगा यहाँ पर ये 20 और 40 के बीच में ये 25 होगा, क्योंकि पूरी बीच में लेता तो 30 होता। ए का मान आपका 25 है, और ए से अधिक और डी से कम है, और डी का वैल्यू आपका कितना है? ये देखिए बिल्कुल ये 70 से ऊपर यानी 75 है। अगर डी का मान अगर आपका 75 है, डी का मान 75 है, तो क्वेश्चन कहता है किस टैक्सी कंपनी में ए से अधिक यानी 25 से अधिक चाहिए और आपका 75 से कम। तो 25 से अधिक और 75 से कम, तो ऑप्शन नंबर आपका इस सी में ही होगा। सी में ही होगा, इसलिए सी में होगा। देखिएगा 25 से अधिक और 75 से कम, तो कम से कम ये दोनों तो उत्तर नहीं है, क्योंकि ये आपका रेंज है। बी का मान आपका 120 है, तो ये 75 से अधिक है, ये तो नहीं होगा, बी आपका नहीं होगा। ई का मान आपका देखिए ई 75 से अधिक है, तो आपका ई भी नहीं होगा। और एफ जो है ये आपका ए से कम है, तो ए भी नहीं होगा। ए से अधिक और डी से कम, यानी ए और डी के रेंज पे जो आपका आता है सी आता है, जो कि आपका 35 है, आपका सी हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, ध्यान दीजिएगा। 30 टैक्सियां जो है आपका कंपनी बी को छोड़ दे, तो कंपनी बी में भाई आपका 120 है, अगर आपका 30 छोड़ देगा तो बचेगा आपका 90, और कंपनी डी में शामिल हो जाए। तो कंपनी डी में आपका कितना है? कंपनी डी में देखिए आपको दिख रहा होगा 75 है। ठीक है, 80 से थोड़ा नीचे 75, और ये जो है कंपनी डी में शामिल हो जाए, यानी कंपनी डी में हो जाएगा आपका 105, 75, 30, 105। तो सी की तुलना में डी में कितना अधिक होगी? तो सी की तुलना में सी में आपका कितना है? कंपनी डी में शामिल, तो सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियां होगी? सी की तुलना में सी में कितना आपका 35, सी में 35 है, और डी में आपका 105 है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो 105 में अगर आप 35 घटा दोगे तो मुझे लगता है 70, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्रत्येक टैक्सी प्रतिदिन औसतन 100 किलोमीटर चलती है और यह ईंधन की खपत 3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से करती है, तो प्रत्येक दिन सभी टैक्सियों के लिए ईंधन पर व्यय। अब देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको जोड़ना है। सबसे पहले टैक्सी का संख्या कितना है? ए जो है ये ए में आपका ए मुझे लगता है ए में 25 टैक्सी है, ये आपका 25 टैक्सी है। ये जो आपका ए में आपका 25 टैक्सी है, आप देख लोगे। ठीक है, ये जो आपका बी है, बी में आपका 120 टैक्सी है, बी में आपका 120 है, 120 होगा। और सी में जो है वो आपका 35 टैक्सी है, डी में जो है आपका 75 टैक्सी है, ई में जो है वो आपका 90 टैक्सी होगा, बिल्कुल वहां सट गया जाके 90 होना चाहिए, और एफ में जो है वो आपका 10 टैक्सी है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको डाटा जो मैं बोला उसी को ही देखना है, अगर आपको अच्छा दिखाई ना दे कोई दिक्कत नहीं, जो मैं डाटा बोल रहा हूं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर सबको आप ऐड करते हो तो 145, ये दोनों को 60, 180, 190, 190, 290, 280 और 280 और आपका ही 75, 8, 5, 355, सबको जोड़ करके आपका ये हो रहा है 355। नहीं, कहीं तो एक और है आपका 360 ऐड, आपका यहाँ जो है ये आपका 95 होना चाहिए। ये 90 नहीं बल्कि 95 करके रखा है, ये 90 नहीं है, ये आपका 95 है। ये आपका ई में ई का जो वैल्यू है वो आपका 95 है।
ई का वैल्यू आपका 95 करके रखा है। चलिए जोड़ लीजिए, ये आपका 105, 180, हाँ 180 और 120 आपका 300 और 360, ये टोटल में आपका जो है 360 हो गया। अगर ये टोटल आपका 360 हो गया, यानी टोटल में कुल टैक्सी जो है 360 है, और व्यय को छोड़ करके मैं यहाँ टैक्सी लिख देता हूँ, टैक्सी का संख्या। अगर ये टोटल टैक्सी जो है, ये टैक्सी जो है अगर 360 है, तो क्वेश्चन कहता है 100 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर पे 3 रुपया का खर्च होता है, तो कितना व्यय होगा। अगर कुल व्यय का अगर बात किया जाए कि कुल व्यय आपका क्या होगा, तो देखिए 360 टैक्सी है, प्रत्येक दिन 100 किलोमीटर प्रत्येक टैक्सी चलती है, और 1 किलोमीटर पे खर्च आपका 3 रुपया का है। 36 या 108 और ये आपका 000, ये आपका आंसर है 108 000, ऑप्शन नंबर आपका बी। थोड़ा इसका मान जो है वहां पर आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख दिया हूं, ए में 25, बी में 120, सी में 35, डी आपका 75 टैक्सी है, ई आपका 95 टैक्सी है, और एफ जो है वो आपका 10 टैक्सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भले ही ए और सी विलय करने का निर्णय लें, अगर ए और सी का अगर विलय हो जाए तो ए का मान आपका, मैं पिछला प्रश्न में बताया था, ए 25 है और सी आपका 35 है। अगर विलय कर ले तो 60 हो जाएगा। फिर भी विलीन ए और सी से बने सत्व की तुलना में डी में, यानी विलीन ए और सी के तुलना में डी में, तो डी में आपका टैक्सी कितना है आपका, डी में 50, मैं भी डी में बताया था, मैं भी देख ले रहा हूं, डी में मैं बताया था कितना था, ए बी सी डी, डी में आपका 75, डी में आपका 75 है, देख लीजिए डी में आपका कितना 75। तो ए प्लस सी मिला के आपका 60 हो रहा है। अगर दोनों का विलन हो जाए, दोनों का अगर विलन हो जाए, मिल जाए, तो ए में आपका 25 है, सी में आपका 35 से मिलके 60, और डी में आपका 75 है। तो डी में कितनी अधिक टैक्सियां होगी, प्रतिशत अधिक पूछा है, कितना अधिक परसेंट टैक्सियां होगी, तो 15 अधिक होगा। इस 60 75 आपका 15 अधिक है, कितना में, तो 60 में, और गुना आपका 100, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी 25% टैक्सियां आपका अधिक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये DIDS का प्रश्न था आपका। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है आपका। A इक्वल टू रेशियो का, A इक्वल टू 2B इक्वल टू आपका 4C है, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए कहता है। देखिए मैं इसे बता रहा हूँ, इसे मेरा अपना ही एक तरीका है पढ़ाने का, कि मैं इसे ढाका ढाकी सिस्टम बोलता हूँ। एक आगे कुछ नहीं, A है, A को निकालना ढक देना, ये 4 दूना 8, B को निकालना, B को ढक देंगे, 1 चौका 4, और C को निकालना, C को अगर ढकेंगे 2 1 कम 2, कट रहा है 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी आपका 4 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। अगर इस 1 को अच्छा से अगर जगह पे लिख दिया जाए, ठीक है, 4 अनुपात 2 अनुपात 1, तो 4 अनुपात 2 अनुपात 1 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए छूट से डिस्काउंट का प्रश्न है आपका। 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का बिक्री मूल्य, मान लीजिए आपका अंकित मूल्य M है, 20% का छूट देगा, 80% में बेचेगा, और तब जाके उसे 1000 रुपये में बेच रहा है। 20 चौका 20 पंचे 4 एकम 4, 250 में कट जाएगा, यानी वस्तु का अंकित मूल्य पूछा था, तो ये 1250 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर। अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1000 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा आपका, 1250 होगा। ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आपका गलत है, आप देख लीजिएगा, आपका उत्तर जो है ये 1250 होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और बने हुए रहिए मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।